हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सभी क्लासों के लिए जो टॉपिक इम्पोर्टेंट होता है इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत वॉइस के बारे में। वॉइस को हिंदी में क्या कहा जाता है? वाच्य कहा जाता है। तो चाहे तो आप इसका एक अच्छे से फेयर बना सकते हैं और हर चीज़ को जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसको अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि ये छोटे से बड़े कक्षाओं तक और कंपटीशन लेवल तक ये क्या करता है, वॉइस जो होता है आप लोगों का काम करता है। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझिएगा और पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, वॉइस सबसे पहले हम लोग हिंदी में नहीं इंग्लिश में परिभाषा जानेंगे और इसके डिफाइन कितने भागों में इसको किया गया है, ठीक है, उनके बारे में जानेंगे, इसके रूल्स के बारे में जानेंगे। और हिंदी के डिफिनीशन से हम थोड़ा दूर रहेंगे और इंग्लिश का डिफिनीशन क्या करेंगे, ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं। बोल रहा है कि वॉइस इज़ द फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच शोज वेदर द सब्जेक्ट एक्ट इटसेल्फ और इज एक्ट ऑपन। यानी कि वॉइस वाच्य एक क्रिया का रूप होता है जो कि दर्शाता है कि जो कर्ता होता है, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, कर्ता स्वयं कार्य करता है या किसी दूसरे से कार्य को करवाता है। वॉइस यही बताता है, ठीक है। देखिए, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ समझने वाली है, एक टेंस होता है, एक वॉइस होता है। टेंस मतलब होता है काल और वॉइस मतलब होता है वाच्य, यानी कि वाक्य। तो इन दोनों में जो वर्ब की भूमिका होती है वो क्या होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इंपॉर्टेंट होती है। तो वर्ब टेंस में भी वर्ब से टेंस को पहचान सकते हैं कि कौन सा टेंस है, और जो वॉइस होता है उसमें भी हम क्या करते हैं, वर्ब की भूमिका देखते हैं, ठीक है। क्योंकि इन दोनों में वर्ब की जो भूमिका होती है क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल्स निभाता है, ठीक है। आगे देखिए, जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो वर्ब दो तरह से क्रिया करते हैं। कैसे? एक लिविंग यानी कि डूअर, ड्यूअर ऑफ एक्शन, कार्य करने वाला सब्जेक्ट होता है या कोई भी व्यक्ति होता है जो कार्य करता है, उसको ड्यूअर ऑफ एक्शन, एक ड्यूअर के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है, और उसको लिविंग में कहा जाता है। और एक वर्ब होता है नॉन लिविंग, यानी कि नॉन ड्यूअर ऑफ एक्शन, कार्य करने वाला नहीं हो, ठीक है। एक कार्य करने वाला होता है, एक कार्य करने वाला नहीं, यानी कि एक लिविंग और नॉन लिविंग वर्ब कितने होते हैं, दो भागों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब देखिए, ट्रांजेटिव वर्ब, टीवी मतलब ट्रांजेटिव वर्ब में क्या आता है कि भी वन, यानी कि आपका वर्ब आएगा और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रहेगा, इसको आना चाहिए। यानी कि ट्रांजेटिव वर्ब का जब भी प्रयोग करेंगे हम लोग, उसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट का आना क्या होता है, ज़रूरी होता है। वही बात को यहाँ पे क्या किया गया है, लिखा गया है। जैसे यहाँ पे हम समझेंगे काइंड्स ऑफ वॉइस, यानी कि जो वॉइस के प्रकार होते हैं। वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। तो इसको हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, क्योंकि इसमें भी वन, यानी कि वर्ब और ऑब्जेक्ट आना क्या होता है, ज़रूरी होता है। इसलिए इन दोनों को क्या कहा जाता है, ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में भी जानते हैं हम लोग। तो आगे हम लोग समझेंगे कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं। तो आइए समझते हैं। देखिए, एक्टिव वॉइस A verb which comes according to the subject is called active voice। यानी कि अगर कोई जो verb होता है वो according किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार कोई क्या होता है, verb आता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस कहते हैं। इसमें क्या होता है, हमेशा कर्ता के अनुसार क्या आता है, क्रिया का रूप बदलता है, यानी कि चेंज होता है या आता है। तो वही है, ए वर्ब विच कम्स अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। तो आगे हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, राम इट्स अ मैंगो, यानी कि राम एक आम क्या करता है, खाता है। तो राम के अनुसार क्या नहीं है, राम एक है, तो इसलिए मैंगो भी क्या हुआ है, एक है। सॉरी, राम एक वचन है तो इट्स भी क्या है, एक वचन, यानी कि कर्ता के सब्जेक्ट के अनुसार जो है आपका क्या हुआ है, वर्ब आया है, ठीक है। तो इस बात का आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है यहाँ पर। अब आते हैं 2 नंबर की तरफ, देखते हैं हम लोग। तो 2 नंबर है हमारा पैसिव वॉइस, ठीक। तो ए वर्ब विच कम्स अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस, यानी कि किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या आता है, वर्ब आता है, अकॉर्डिंग टू
क्या आता है, वर्ब। यानी कि जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार कोई वर्ब आता है किसी सेंटेंस में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे ऊपर आप लोग वाक्य देख रहे हैं, राम इट्स अ मैंगो। ठीक, तो ए मैंगो पहले क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट ये आम है, ठीक है, तो आम यहाँ पर पहले आ गया। इसके अनुसार इज लगा है। अभी रूल्स हम लोग पढ़ेंगे तो उसके अनुसार देखें कि इज कैसे लग गया। यहाँ पे ईट का ईटन हो जाता है, क्योंकि वर्ब सॉरी वॉइस जो होता है उसमें हमेशा जो वर्ब का होता है थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, हमेशा तीसरा। यानी कि ना पहला, ना दूसरा, ना चौथा, ना पांचवा, हमेशा वॉइस में क्या किया जाता है, तीसरा फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो ए मैंगो इज़ ईटन बाय राम। ठीक है, तो राम लास्ट में आ गया और मैंगो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या आ गया, पहले। यानी कि पहले के अनुसार क्या हुआ है, हमारा वर्ब हुआ है, वर्ब। तो यहाँ पर ए मैंगो के अनुसार क्या है, ईटन हो गया। अब कैसे हुआ है आगे हम लोग देखेंगे, तो आइए सबसे पहले रूल्स को देखते हैं। तो हमारा पहला रूल्स है, रूल्स फॉर एक्टिव टू पैसिव। यानी कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन होते हैं, तो उसको समझना क्या होता है, ज़रूरी होता है। जैसे वेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस, यानी कि जब कंस्ट्रक्शन यानी बनावट, सेंटेंस बने वाक्य, वाक्य की जब बनावट इज़ लाइक इस प्रकार से हो। कैसे, तो सब्जेक्ट हो प्लस V1 हो प्लस ऑब्जेक्ट हो, या सब्जेक्ट प्लस V5 यानी कि वर्ब का पांचवा फॉर्म हो या वर्ब का पहला फॉर्म हो और ऑब्जेक्ट हो, तो इट विल बी चेंज इनटू एक्टिव टू पैसिव वॉइस बाय गिवन रूल। तो इस प्रकार से अगर आपका कोई सेंटेंस दिया रहता है जिसमें पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है, वर्ब का पहला रूप आता है या वर्ब का पांचवा रूप आता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो उसको एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए क्या होते हैं, कुछ रूल्स, कुछ नियम होते हैं। तो कैसे होते हैं, तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, रूल है हमारा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहले। जब एक्टिव से पैसिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस का रूल है, तो पैसिव वॉइस को पहचानने का देखिए दो तरीका है। एक तो उसमें V3 लगा रहेगा, ठीक है। एक्टिव से जब पैसिव बोलेगा तो पैसिव वॉइस आपको पहचानने का तरीका है कि एक उसमें V3 लगा रहेगा, यानी वर्ब का तीसरा रूप लगा रहेगा, और एक बाई लगा रहेगा। अगर बाई नहीं लगा रहे तो आप V3 से भी क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो देखिए इसका रूल हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा। यहाँ पे मैं रूल आपको दिखाता हूँ। तो ऑब्जेक्ट को पहले ला देगा, ठीक है। और जब भी V1 या V5 रहता है तो उसके जगह पे ऑब्जेक्ट आने के बाद इज़ MR का प्रयोग किया जाता है, और प्लस V3, यानी कि यहाँ पर V5 हो या V1 हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाते समय क्या आता है, V3 आता है। ठीक, उसके बाद बाई लगता है, और उसके बाद जो सब्जेक्ट होता है वो अंत में चला जाता है। यानी कि लास्ट वाले को ऑब्जेक्ट को शुरू में ला देते हैं, और सब्जेक्ट जो शुरू में रहता है उसको लास्ट में ले जाते हैं। तो ये तो रहा हमारा कुछ नॉर्मल बेसिक रूल। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझना चाहें तो इसको देखते हैं। जैसे एग्जांपल है, आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो सबसे पहले रूल क्या बोलता है कि ऑब्जेक्ट को, देखिए सबसे पहले समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ है। तो आई जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, लाइक क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, यू क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो रूल हमारे पहले ऑब्जेक्ट को लाना चाहिए, तो यू पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद यू के साथ रूल में क्या है, इज एम आर में से कोई भी एक लगेगा, तो यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है, तो यू आर। उसके बाद लाइक, देखिए यहाँ पर जब एक्सुलरी वर्ब लग जाएगा तो उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो यानी कि वर्ब जो लाइक है उसका तीसरा फॉर्म क्या होगा, तो लाइक्ड हो जाएगा, डी लग जाएगा इसमें। उसके बाद रूल के अनुसार बाई लगेगा, और आई है तो आई का चेंज करके मी हो जाता है। अब कैसे चेंज होता है मैं आपको इसको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आई का मी हो जाता है। तो इस प्रकार हम एक्टिव से क्या कर सकते हैं, पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। अब देखिए दूसरा रूल क्या है, दूसरा नोट क्या है, तो वेन द सब्जेक्ट इज ऑफ द सेंटेंस इज, यानी कि किसी वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है वो इस प्रकार से हो, पहले someone हो या somebody हो या nobody हो या no one हो, नॉन हो, पीपुल हो या etc, कोई भी रह सकता है सब्जेक्ट में, आर नॉट यूज इन पैसिव वॉइस। जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं और एक्टिव वॉइस में ये वर्ड दिए रहते हैं, तो पैसिव वॉइस बनाते समय इन वर्डों को क्या कर दिया जाता है, गायब कर दिया जाता है, यानी कि हटा दिया जाता है, हाइड कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है हमने, एग्जांपल में समवन टीचर्स इंग्लिश, कुछ लोग क्या करते हैं,
कुछ इंग्लिश पढ़ाते हैं, ठीक है। तो जब हम एक्टिव वॉइस है, जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो यहाँ पे जो समवन है वो कहा जाएगा हट जाएगा। कैसे हटेगा? तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है वो पहले आ जाएगा। इंग्लिश के अनुसार क्या लगेगा? इज लगेगा। और जो टीचेज है, टीचेज का तीसरा रूप क्या होता है? टट होता है, पढ़ाना, ठीक है। तो टट हो जाएगा। उसके बाद बाई और सोमवन नहीं लिखेंगे। जब सोमवन नहीं आएगा तो बाई भी नहीं आएगा। अगला है एग्जाम्पल, नो वन टीचेज इंग्लिश इन द क्लास। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट इंग्लिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट इंग्लिश। वर्ब जो है वो क्या हो जाएगा? टीचेज हो जाएगा। तो इंग्लिश सॉरी, जो वर्ब ऑब्जेक्ट होता है वो पहले आ जाता है, तो इंग्लिश क्या आ जाएगा अब पहले। और इंग्लिश के साथ क्या लगेगा? यहाँ पर एस लगता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, तो उसको चेंज करते समय एक्टिव से पैसिव वॉइस में उसमें इज लगता है, इज एम आर लगता है, तो इंग्लिश इज। और यहाँ पे देखिए नो वन जब रहता है तो नॉट लगता है। सेंटेंस में बनाते समय क्या लगता है? नॉट। तो इंग्लिश इज नॉट। और टीच का तीसरा रूप क्या होता है? टट होता है। उसके बाद नो वन को हम नहीं लिखेंगे। जब नो वन नहीं आएगा तो बाई भी नहीं आएगा, तो बाई नो वन को हटा देंगे। और जो जिस वाक्य में ये बचा है इन द क्लास, उसको लास्ट में हम लोग लिख देंगे। जो भी लास्ट में बचा रहता है, इन द क्लासरूम, इन द क्लास, इन द गार्डन, वो लास्ट में हम उसको ऐसे ही क्या कर देते हैं? लिख देते हैं। आगे देखिए, जैसे इसका ये तो पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव का रूल था जो अभी मैंने बताया आपको। उसके बाद मान लीजिए इसका निगेटिव आ जाए तो हम कैसे चेंज करेंगे? देखिए निगेटिव का रूल कैसे रहता है। ए मतलब एक्टिव वॉइस, पी मतलब पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस का रूल किस प्रकार से, कैसे सेंटेंस देगा? तो सबसे पहले देगा आप लोगों को सब्जेक्ट देगा, डू या डज देगा, प्लस नॉट देगा, प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वाक्य एक है तो यहाँ पर सब्जेक्ट यू हो जाएगा, डू या डज लगा है, नॉट भी लगा है, अब वी वन यानी कि लाइक क्या है? पहला रूप वर्ब का, और ऑब्जेक्ट मी दिया है यहाँ पर। तो इसके बाद अब इसको पैसिव में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे? तो देखिए पैसिव रूल क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट जो लास्ट वाला होता है शुरू में आ जाता है, और डू या डज रहता है तो इज एम आर लगता है, और नोट का नोट हम लिख देते हैं। उसके बाद जो वर्ब वी वन रहता है यहाँ पर आते हुए वी थ्री बन जाता है। उसके बाद इसमें पैसिव वॉइस बनाते समय बाई लगता है, और जो सब्जेक्ट शुरू का रहता है वो क्या आ जाता है? लास्ट में। ये रूल है, ठीक है। अब जब रूल हम पढ़ लेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पे इस सेंटेंस को देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो मी है क्या है? वो ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट कभी भी लास्ट से शुरू में आए, शुरू से लास्ट में जाए तो उसको चेंज कर दिया जाता है। जैसे अपन मी है तो चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। और आई रहता है यहाँ पे तो अंत में ले जाते हैं तो मी हो जाता है, तो यहाँ पे आई हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? आई के साथ इज एम आर में से क्या लगेगा? एक लगेगा, तो आई के साथ एम लगता है तो आई एम। और नॉट है तो देखिए वर्ब है, जैसे यू के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, वर्ब डू है तो इसके जगह पे एम लग गया, नॉट का नॉट। लाइक का तीसरा रूप क्या हो जाएगा? लाइक्ड हो जाएगा, फिर बाई लगता है, और फिर जो शुरू वाला सब्जेक्ट होता है उसको लास्ट में हम लोग लिख देते हैं। जैसे यू का चेंज करेंगे तो यू ही होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसी प्रकार एसर्टिव, निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव आता है। उसके बाद डब्ल्यू एच वर्ड आता है, तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है? इसका डायरेक्ट हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए यहाँ पर रूल लिखा है, तो इंट्रोगेटिव में क्या आता है? डू या डज पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पर डू या डज सब्जेक्ट वी वन प्लस ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव का साइन आता है। तो आप लोगों को समझना है कि कौन सा ये किस चीज़ का सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस देने के बाद इसको कैसे चेंज किया जाता है? तो देखिए जब भी डू या डज रहेगा तो सबसे पहले लास्ट में जो देखेंगे क्या है, तो लास्ट में है मी। तो मी को जब शुरू में लाएंगे चेंज करके तो आई हो जाएगा, और आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है, और यह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव में एम आगे लग जाएगा, उसके बाद आई हो जाएगा। देखिए इज एम आर क्या होगा? आगे लगता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो एम आगे लग गया, आई लिख दिए, उसके बाद भी थ्री लिखते हैं। तो हेट का तीसरा रूप क्या होता है? हेटेड होता है, ठीक। उसके बाद रूल के अनुसार बाई लिखेंगे, और सब्जेक्ट जो शुरू में रहता है उसको लास्ट में ले जाते हैं। यानी कि जो आपका यू है वो शुरू में है तो क्या आ जाएगा? लास्ट में। और यू का यू ही रहेगा क्योंकि इसको चेंज नहीं करते हैं, ये जैसा रहता है वैसा ही रहता है। उसी प्रकार यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड रहेगा, ठीक। डब्ल्यू एच वर्ड का एक वाक्य देख लेते हैं हम लोग। तो सेम इंटीग्रेटिव रूल रहता है, उसमें भी इज एम आर, ऑब्जेक्ट भी थ्री, बाई, सब्जेक्ट था, सब चीज़ सेम था।
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ WH क्वेश्चन लग जाएगा। जैसे वाई डू यू टीच मी, ठीक है, तुम मुझे क्यों पढ़ाते हो, ये आपका वाक्य है, ठीक है। तो जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले देखिए, जो शुरू में WH रहता है, क्वेश्चन वाई, वाट, वेन, हाउ, या आपका कह देंगे क्या हो जाएगा, वेयर हो जाएगा। तो ये जो भी रहता है वर्ड, उसको शुरू में रहता है तो शुरू में ही छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद उसको, अब जैसे हमारे इंट्रोगेटिव का रूल था वैसे ही रूल चलेगा। तो मी का क्या होता है, आई होता है, तो आई के साथ क्या लगेगा, डू डज है तो एम लगेगा। तो इसके साथ एम लगेगा तो एम आई हो जाएगा। टीच है तो टट हो जाएगा, टट। और रूल के अनुसार बाई लगता है, यहाँ पर बाई। तीसरा रूप लिखने के बाद बाई, और जो शुरू वाला सब्जेक्ट होता है उसको लास्ट में रख देते हैं, यानी कि यू का यू। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम लोग, वाक्य को बना सकते हैं। और ये मैं जितना भी बता रहा हूँ, आप देखेंगे क्लास 10th का जो एग्ज़ाम होता है मैट्रिक बोर्ड का, या क्लास 12th का होता है, या आप लोग 11th में भी आप लोग पढ़े होंगे, उन सभी एग्ज़ाम के लिए क्या होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी मैं बेसिक जो पढ़ा रहा हूँ, ये बेसिक ही क्वेश्चन जो होता है वो बनकर क्वेश्चन मैट्रिक या इंटर बोर्ड एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो क्लास होते हैं, छोटे क्लास होते हैं, बड़े क्लास होते हैं, उनमें भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कंपटीशन लेवल में भी इसी क्वेश्चन, इसी रूल के अनुसार जो क्वेश्चन होते हैं बनाकर पूछे जाते हैं। तो इस बात का आप यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों को ध्यान देना है। तो एक एक रूल को, एक एक नियम को क्या करना है, अच्छे से आपको नोट करना है और पढ़ना है। तो आगे हम लोग बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में हमने जितना भी पढ़ाया आप लोगों को, उसको अच्छे से एक बार रीडिंग कर लीजिए, और रीडिंग करने के बाद उसको कॉपी में नोट कर लीजिए। और ये वीडियो जो है पार्ट 1 बनेगा, और पार्ट 2 में थोड़ा वॉइस जो है हमारा लंबा चलेगा, लेकिन आपको मैं एक एक चीज़ की क्या करूँगा, अच्छे से टॉपिक वाइज समझा दूंगा कि दोबारा वॉइस के पढ़ने की आपकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका बहुत ही आगे कक्षाओं तक इसका यूज़ होगा और काम आएगा। तो आप इसको अच्छे से क्या कीजिएगा, नोट्स बनाकर पढ़िएगा। इस वीडियो में क्या करता हूँ, सिर्फ इतना ही पढ़ाकर आपको छोड़ देता हूँ। अब अगला वीडियो जब आएगा तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल केस के बारे में। और स्पेशल केस जो होता है, इससे बहुत क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में पूछता है। सभी बोर्ड एग्ज़ाम होता है या कोई भी एग्ज़ाम होता है कंपटीशन लेवल का भी, ये स्पेशल केस से क्या करता है, बहुत सारे क्वेश्चन बनाता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के पास क्या करें, ज़रूर इसको सेंड करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।